Students, how are you? I am Shruti Harit, and in our previous video we have already discussed about fundamental rights and the provisions under all the six fundamental rights, and now we will do fundamental duties. Let us discuss some fundamental duties. First of all, you have to understand what are fundamental duties. Fundamental duties are some obligations for the citizens of India, and all the citizens have to perform these fundamental duties. These fundamental duties एक ऐसे कर्तव्य हैं जो कि हर सिटीज़न को ज़रूरी है परफॉर्म करने, and these are necessary for all the citizens of India. Fundamental duties were added in the Constitution in 1976 through 42nd Amendment. जब 42वीं बार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हुआ, उस दौरान फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए गए, एंड दीज फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर प्रेजेंट इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन in Article 51A. This is important that fundamental duties are included in Part 4 under Article 51A. Let us discuss some of the fundamental duties. Total fundamental duties are 11 in number. First is respect national symbols. All the citizens have to respect the national symbols such as national flag, national anthem, emblem. All these symbols are respectful for us and all the citizens have to respect them. Second is respect ideals of freedom struggles. ये आपको पता है कि हमारी जो आज़ादी मिली थी, बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जिनकी वजह से हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई, और हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन सभी फ्रीडम फाइटर्स का रिस्पेक्ट करें, जो भी उनके विचारधाराएं हैं उनको रिस्पेक्ट करें. थर्ड फंडामेंटल ड्यूटी इज प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. व्हाट इज सोवरेनिटी? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि हमारे देश की सर्वश्रेष्ठता जो है हम सबको सुरक्षित रखनी है, हम सभी को यूनिटी के साथ रहना है, एंड इंटीग्रिटी यानी हमें किसी भी तरह से अपने देश को विभाजित नहीं होने देना, यानी अखंडता को भी हमें सुरक्षित रखना है. नेक्स्ट इज डिफेंड द कंट्री एंड डू नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो. जब भी हमारी देश को हमारी ज़रूरत हो तो हम हमेशा अपने सेवा के लिए तैयार रहें. Our fifth fundamental duty is to promote brotherhood. That means we have to maintain harmony in the nation. We have to live with unity in the nation. यानी सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना है. Next is respect women in all ways. हमें हमेशा महिलाओं की रिस्पेक्ट करनी है और हर तरह से उनकी आदर करना है. नेक्स्ट इज रिस्पेक्ट इंडियन कल्चर. हम सभी को अपनी भारतीय संस्कृति का भी रिस्पेक्ट करना है. वी हैव टू रिस्पेक्ट द इंडियन ट्रेडिशनल कल्चर. नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट. वी हैव टू प्रोटेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट सो दैट वी कैन मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस इन द कंट्री. नेक्स्ट इज डेवलप साइंटिफिक टेम्पर. साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है हमारे विज्ञान के बारे में जो जानकारी है, हमारी जो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइंस, वो हमेशा हमें तैयार रहना है और हमेशा कोशिश करनी है कि हम साइंटिफिक फील्ड्स में एक्सेल करें. एक्सेल मीन्स आगे बढ़ोतरी करें. नेक्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी इज सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी. पब्लिक प्रॉपर्टी मीन्स वी हैव टू सेफगार्ड ऑल द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफिशियल बिल्डिंग्स so that we can protect our properties or government properties. Next, parents should provide education to their children between 6 to 14 years of age. हम सभी पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी बनती है कि अपने 6 to 14 ईयर्स के एज के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं. So you have understood the fundamental duties of the citizens. There are 11 fundamental duties for every citizens. Our next topic is directive principles of state policy. अब directive principles of state policy क्या है? These are some instruction to the government at the
all levels to frame their policies for the welfare of the people. इसका मतलब है ये कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सभी लेवल्स पर गवर्नमेंट, आइदर इट इज़ नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और ग्रास रूट लेवल गवर्नमेंट, सभी को इस तरह से अपनी पॉलिसीज़ का निर्माण करना है, इस तरह की प्लान्स बनाने हैं जिससे कि लोगों का वेलफेयर हो, यानी लोगों की भलाई हो सके. These directive principles were added in the constitution under article 36 to 51, यानी 36 से 51 आर्टिकल्स जो हैं उसमें ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं वो ऐड किए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स हैव डिवाइडेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इनटू 4 ग्रुप्स. Now let us discuss the classification of directive principles of state policy. First, classification is economic principles, second is social principles, third Gandhian principles, and fourth one is international peace and security, principles related to international peace and security. Let us discuss the provisions under these principles. Economic principles के अंदर main 2 provisions हैं जो हैं इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन, यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क. जो भी महिलाएं या पुरुष एक काम कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर काम कर रहे हैं, अगर सेम काम कर रहे हैं देन दे बोथ शुड गेट द इक्वल पे फॉर देयर वर्क. ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल है. नेक्स्ट इज़ प्रॉपर लाइवलीहुड टू ऑल, यानी सभी को जीवन यापन के लिए इकोनॉमिक अपनी डेवलपमेंट के लिए इतना ज़रूर मिले, इतना पैसा ज़रूर मिले जिससे कि वो अपना जीवन यापन कर सकें. That means the government should provide proper means of livelihood to all the citizens. Next is social principles. Under social principles, first provision is raise standard of living and public health. That means the government should raise the standard of living of every citizen and they should provide health facilities to all. यानी सभी को सही तरीके से जीवन जीने के लिए उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएं जिससे कि हेल्थ जो है उनकी बेहतर हो सके. नेक्स्ट, गार्ड चिल्ड्रन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड मॉरल डिग्रेडेशन. ये भी सोशल प्रिंसिपल है, यानी समाज से रिलेटेड है. इसका मतलब है कि सभी बच्चों को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके और साथ ही जो नैतिक मूल्यों का डिग्रेडेशन हो रहा है, कमी हो रही है बच्चों में, उसको भी रोका जाए. यानी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे योजनाएं बनाई हैं जिससे कि हमारे नैतिक मूल्यों का हनन ना हो. नेक्स्ट इज़ गांधीयन प्रिंसिपल्स. गांधीयन प्रिंसिपल्स में जो प्रोविजंस है, फर्स्ट इज़ ऑर्गेनाइज विलेज panchayats. That means the government at grassroots level should promote the organization of village panchayats. यानी विलेज पंचायत जो हैं वो हर विलेज में हो जिससे कि सभी विलेजेस जो हैं आगे बढ़ सकें, डेवलप हो सकें. नेक्स्ट इज़ प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज़. प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का मतलब है, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि घर में ही रहकर काम किया जाता है. दैट मीन्स सम पीपल डू वर्क इन देयर होम्स ओनली, लाइक पॉटर, ब्लैक स्मिथ एट्सेट्रा, वीवर, क्राफ्टमैन भी हो सकते हैं. तो ये सभी जो हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के अंडर आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना भी गांधीयन प्रिंसिपल्स के अंडर एक प्रोविज़न है. नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. इसमें पहला जो प्रिंसिपल है दैट इज़ जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद नेशंस. यानी हम सभी जो हमारे पड़ोसी देश हैं या वर्ल्ड में जितने भी नेशंस हैं उन सभी के साथ हमारे न्यायपूर्ण संबंध हो, जस्टिसेबल संबंध हो एंड ऑनरेबल संबंध हो. आदर पूर्वक सभी एक दूसरे से रिलेशन रख सकें. एक दूसरे से मीन्स विद वन और अनदर कंट्री वी शुड मेंटेन ऑनरेबल रिलेशंस. नेक्स्ट इज प्रमोट पीस एंड security in the world. And next
प्रिंसिपल इज़ हमें हमेशा विश्व में पीस और सिक्योरिटी बनाए रखनी है, यानी शांति बनाए रखनी है और वर्ल्ड को सुरक्षित रखना है. These are some directive principles related to international peace and security. Let us discuss the significance of directive principles of state policy. Significance means the importance of directive principles. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं कुछ ऐसे निर्देश थे जो कि हर गवर्नमेंट बनाती है, लोगों की वेलफेयर के लिए बनाती है, लेकिन कभी कभी ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट महसूस होते हैं कि या तो उनको लॉ बना दिया जाता है या फिर फंडामेंटल राइट्स में ऐड कर लिया जाता है. दैट मीन्स सम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स of state policies have become either laws or direct fundamental rights. These are some important directive principles. So the government has taken a step to form them as laws or fundamental rights. Example के लिए देखते हैं कौन से ऐसे directive principles हैं जिनको implement किया गया है. First is right to education has become a fundamental right. Earlier right to education was a directive principle. यानी हमने पढ़ा है right to freedom में ये राइट टू एजुकेशन जो एक डायरेक्ट प्रोविज़न है, पहले ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था. नाउ इट हैज़ बिकम अ fundamental right. That means it was so important that it has been included in the fundamental right. Next is Environment Protection Act and Wildlife Protection Act. ये तो आप सबको पता ही है कि हमें एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना कितना ज़रूरी है. तो पहले ये दोनों जो थे, एनवायरनमेंट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना जो था वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में शामिल थे, लेकिन इनको भी अब एक्ट का रूप दे दिया गया है. These two acts are very important for our country. Next, National Commission for Welfare of Women to protect the women. महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल था जिसमें कि महिलाओं को हमेशा सेफगार्ड किया जाता था. तो इसको भी एक कमीशन के रूप में इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया है. द कमीशन नेम इज़ नेशनल कमीशन फॉर वेलफेयर ऑफ विमेन. यानी ये जो कमीशन है, नेशनल कमीशन ऑफ वेलफेयर ऑफ वुमेन, ये सभी महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है. तो पहले ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल था, लेकिन नाउ इट हैज़ बिकम अ कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विमेन. नेक्स्ट इज़ मनरेगा. मनरेगा का मतलब है एक ऐसी स्कीम जिससे कि जो रूरल बैकग्राउंड में लोग हैं, काम कर रहे हैं, उनको एटलीस्ट 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट ज़रूर मिले, यानी कि कम से कम 100 दिन का रोज़गार ज़रूर मिले. मनरेगा की फुल फॉर्म है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. दैट मीन्स द गवर्नमेंट हैज़ प्रोवाइडेड provision of giving employment to rural people for at least 100 days in a year. Now we have discussed fundamental duties, directive principles of state policy, and the importance of directive principles. Some of the directive principles have been implemented in the country also. Our next topic is secularism. What is secularism? That means all religions are equal and we have freedom of religion. ये तो आपने पढ़ा ही है, हमारे फंडामेंटल राइट में भी एक मेन राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और इसका मतलब है सेक्युलरिज्म. सेक्युलरिज्म का मतलब कि हमारे देश में सभी धर्म एक समान हैं. हमारे देश में किसी भी धर्म के लिए कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता. ऑल रिलीजन्स आर ट्रीटेड इक्वली इन आवर कंट्री. देयर आर सम एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म. हमारे भारतीय धर्मनिरपेक्षता के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, पहलू हैं. फर्स्ट इज़ बिलीव एंड प्रैक्टिस एनी रिलीजन. यू कैन बिलीव एंड यू कैन प्रैक्टिस एनी रिलीजन इन द कंट्री. यानी हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं और साथ ही किसी भी धर्म में विश्वास रख सकते हैं. कोई भी आपको मना नहीं करेगा कि आपने ये धर्म क्यों अपनाया है या आपको ये धर्म नहीं अपनाना है या नहीं उस पर विश्वास रखना है. नेक्स्ट एस्पेक्ट इज़ रिलीजियस ग्रुप्स कैन मैनेज देयर रिलीजियस मैटर्स. दैट मीन्स all the religious groups, all the communities of different religions can manage their religious matters themselves. सभी अपने धार्मिक मुद्दे खुद सुलझाने के लिए बिल्कुल फ्री हैं. देखिए हमारे देश में
सेक्युलरिज़म जो है एक मेन कह सकते हैं प्रिंसिपल है हमारे देश का, जिसमें कि सभी धर्म को एक साथ एक समान माना गया है। किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। यहाँ तक कि एलियंस कैन एन्जॉय देयर रिलीजन्स। एलियंस का मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरे ग्रह के प्राणी, किसी और देश से जो विदेशी आकर हमारे देश में रहने लगे हैं, उन लोगों को भी पूरा अधिकार है कि वो अपने रिलीजन को सुरक्षित रख सकें। और कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हमारे फंडामेंटल राइट्स में डाले गए हैं जिससे कि हमारे देश में सेक्युलरिज्म की स्थापना हो सके। प्रोविजंस ऑफ राइट टू फ्रीडम आर आल्सो देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। यानी हमारे देश में जो आपने पढ़ा है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसमें भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे प्रोविज़न हैं। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम में भी बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न्स डाले गए हैं जिससे कि हमारे देश में सेक्युलरिज्म की स्थापना हुई है। Secularism is given through various ways even in our constitution. That means secularism जो है हमारे constitution में बहुत सारी जगह पर ऐड किया गया है, जिससे पता चलता है कि हमारे देश में secularism है. For example, in preamble there is liberty of faith, belief and worship. That means it is secularism. यानी हमें पूरी तरह से आज़ादी है, हम किसी पर भी faith कर सकें, किसी पर भी बिलीव कर सकें और किसी की भी वर्शिप कर सके, प्रार्थना कर सके, पूजा कर सके. दैट मीन्स इन प्रीएम्बल इटसेल्फ इट इज़ गिवन दैट इन आवर कंट्री देयर इज़ सेक्युलरिज्म. नेक्स्ट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब किसी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है किसी के साथ भी, और सभी को लॉ के सामने इक्वालिटी दी गई है. नेक्स्ट इज़ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. और इसके अलावा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी दी गई है, अवसरों की समानता दी गई है बिना किसी भेदभाव के सभी जगह, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब्स हों चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों. ऑल द एलियंस पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑल्सो हैव फुल रिलीजियस फ्रीडम. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अर्लियर कि सभी देशों से आए हुए, दूसरे देशों से आए हुए नागरिक जो लोग हैं वो भी अपनी पूरी तरह से रिलीजियस फ्रीडम को एंजॉय कर सकते हैं हमारे देश में. नाउ लेट अस डिस्कस द इम्पॉर्टेंस or significance of the Indian secularism. What is the importance of secularism? देखिए, promotes harmony. यानी हमारे देश में सेक्युलरिज्म है, इसीलिए मित्रतापूर्ण संबंध बनाए जा रहे हैं लोगों के बीच. ये हमेशा हारमनी को बढ़ावा देता है. नेक्स्ट इज ग्रांट्स इक्वल राइट्स. ग्रांट्स इक्वल राइट्स का मतलब है कि सेक्युलरिज्म की वजह से सभी को समान अधिकार प्राप्त हुए हैं. प्रोटेक्ट्स राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. माइनॉरिटीज़ हमने पहले भी पढ़ा है. माइनॉरिटीज़ आर पीपल हु आर मच लेस इन नंबर देन द अदर पीपल. लोग मेजोरिटी से कम संख्या में जो लोग होते हैं, दोज पीपल आर नोन एज माइनॉरिटीज़. और सेक्युलरिज्म की वजह से इन माइनॉरिटीज़ के भी राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट किए जाते हैं. एंड नेक्स्ट इज लिमिट्स द पावर्स ऑफ द मेजोरिटी ऑल्सो. इसका मतलब है कि मेजोरिटी लोगों के भी जो पावर्स हैं, अल्टीमेट पावर्स हैं, एक्स्ट्रा जो पावर्स हैं, उस पर भी हमारी सेक्युलरिज्म की वजह से लिमिटेशन लगाई जा सकती है. तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म. देखिए, अब हमने सेक्युलरिज्म पढ़ लिया कि हमारे देश में सेक्युलरिज्म है, इसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, कहाँ कहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलरिज्म को ऐड किया गया है. अब हम ये देखते हैं, इन इंडिया समटाइम्स गवर्नमेंट में ग्रांट सर्टेन एक्सेप्शंस टू पर्टिकुलर कम्युनिटी. कुछ जगहों पर कुछ कम्युनिटीज़ को गवर्नमेंट जो है एक्सेप्शंस देती है. एक्सेप्शंस मतलब रिलैक्सेशंस देती है, जिससे कि उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं उनको रिस्पेक्ट किया जा सके, एंड टू इरेडिकेट सर्टन सोशल इविल्स ऑल्सो. इसके अलावा कुछ सोशल इविल्स भी इरेडिकेट किए जा सकें, इसीलिए गवर्नमेंट कई बार एक्सेप्शंस यानी छूट दे देती है कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज़ को. That means our government can give some relaxations to
certain religious communities to respect their religious sentiments and to eradicate some social evils, and these relaxations can protect their fundamental rights also. देखिए हमारे देश में गवर्नमेंट जो है कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज़ को छूट किस लिए देती है, जिससे कि उनकी धार्मिक भावनाएं जो हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। कुछ ऐसे सामाजिक बुराइयां हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड लेबर, इसके अलावा चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा, ये सब जो सोशल इविल्स थे उसके लिए भी गवर्नमेंट ने ख़त्म करने के, इन सभी सोशल इविल्स को ख़त्म करने के लिए कुछ एक्सेप्शंस दी कुछ सिटीजन्स को। तो ऐसे में हमारी गवर्नमेंट जो है कब इंटरफेरेंस करती है कुछ रिलीजियस ग्रुप में, जब भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आती है सामने जिससे कि हमारे जो सोसाइटी है उसको नुकसान पहुंच रहा हो, उस स्थिति में गवर्नमेंट कुछ एक्सेप्शंस देती है। और ये जो एक्सेप्शंस हैं वो इन रिलीजियस कम्युनिटीज़ के फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखते हैं हम, सिक्स कैन कीप अ किरपान एज देयर रिलीजियस सिंबल। आपने देखा है कि हमने एक फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम में एक प्रोविज़न पढ़ा था, वी कैन असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी बिना हथियारों के हम कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं। बट एन एक्सेप्शन इज़ गिवन टू सिख कम्युनिटी इन आवर कंट्री टू कीप अ किरपान बिकॉज इट इज़ कंसिडर्ड एज द रिलीजियस सिम्बल्स इन सिख रिलीजन। सिख धर्म में किरपान को एक रिलीजियस सिंबल माना जाता है, इसीलिए they can keep a kirpan with them. Next, Sikhs can wear a turban at any place. इन प्लेस ऑफ हेलमेट्स ऑल्सो वाइल ड्राइविंग टू व्हीलर्स। उनको टर्बन्स पहनने की आज़ादी है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू वियर हेलमेट्स। तो उनको ये टर्बन पहनने की आज़ादी क्यों दी गई, क्योंकि दीज टर्बन्स आर कंसिडर्ड एज द रिलीजियस सिंबल इन सिख कम्युनिटी। इसके अलावा सम कम्युनिटीज़ आर गिवन रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट एंड अदर इंस्टीट्यूशंस। कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज़ को पार्लियामेंट में और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन भी दिया गया है, जिससे कि उनको आगे बढ़ा सके एंड टू गिव देम अ राइट प्लेस इन आवर सोसाइटी। दिस रिजर्वेशन पॉलिसी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो गिव फाइनेंशियल help to some religious communities for their upliftment and welfare। ऐसा भी होता है कि गवर्नमेंट कई बार कुछ रिलीजियस कम्युनिटीज़ को उनकी बैकवर्डनेस ख़त्म करने के लिए या फिर उनके अपलिफ्टमेंट और वेलफेयर के लिए कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी दे सकती है। फाइनेंशियल हेल्प का मतलब है पैसे से भी उनकी मदद की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे देश में बहुत सारी ऐसी एक्सेप्शंस हैं जो गवर्नमेंट कुछ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटीज़ को दे सकती है फॉर देयर अपलिफ्टमेंट एंड वेलफेयर टू मेक देम अ पार्ट ऑफ नेशनल मेन स्ट्रीम, जिससे कि कुछ जो ये रिलीजियस कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, वो सभी एक साथ, हम सभी के साथ मिलकर आगे बढ़ें, इसके लिए ये एक्सेप्शंस दी गई हैं। तो हमने इस चैप्टर में फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में पढ़ा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी डिस्कस किया। इसके अलावा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड secularism in India. This was an important chapter and you have to watch this video carefully.